क्या आज भी नहीं है तुम्हारे पास पैसे? अरे बिट्टू के स्कूल की फीस भरनी है, अपनी किटी के पैसे देने हैं, और तो और पिछले महीने 5,000 की नई कमेटी डाली है, उसके भी तो पैसे देने हैं। हाँ, आप ही ना कमाल करते हो नितिन, हर महीने की वही चिक चिक। मैं तो तंग आ गई हूँ। अगर नहीं बन पा रहा है हमारा तो आप बता दो, मैं अब भी सूटकेस उठाकर अपने मायके चली जाती हूँ। अरे अब तो ये सब बोलना छोड़ दो महिमा, हमारी शादी को 15 साल होने को है। अब तो बच्चे भी समझदार हो गए, हर बात पर ये धमकी अच्छी नहीं लगती। मम्मी, क्या आप सच में नानी के घर रहने चली जाओगी? लो सुन लिया, दो जवाब। हाँ, तो जवाब देने वाली क्या बात है? अब उसके पापा जब पैसे नहीं देंगे खर्चे के लिए तो उसकी माँ को तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं ना तंग आ गया हूँ महिमा तुम्हारे इन तानों को सुन सुनकर। ये ताने तुम तब भी देती थी जब मैं 35,000 कमाता था, और ये ताने तुम आज भी दे रही हो जब मैं 85,000 कमा रहा हूँ। फिर भी क्या फर्क पड़ा मेरी ग्रोथ का, मेरी इतनी मेहनत का, जब तुम खुशी नहीं हो मुझसे। इतना कहकर नितिन गुस्से में गेट पटकते हुए चला जाता है और हॉल में सोफे पर बैठी नितिन की मां नीलम जी बस अपने बेटे को देखती रह जाती है, क्योंकि हर एक बात उनकी कानों में जो पड़ रही थी। लेकिन वो आज जीवन के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां कुछ भी कहना या समझाना उनके बेटे बहू के रिश्ते को खराब करने से ज्यादा कुछ नहीं होता। कैसे समझाओ महिमा बहू को कि पैसा ही पति पत्नी के रिश्ते के बीच सब कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात महिमा को उस दिन समझ में आएगी जब नितिन का प्यार उसके लिए खत्म हो जाएगा। इधर महिमा नितिन के जाने के तुरंत बाद अपनी मां को फोन घुमा देती है और हंस हंस कर सारी बात बताने लगती है। आज की कहानी शुरू होती है इंदौर शहर में, जहां भंडारी जी की फैमिली रहा करती थी। फैमिली में 2 बेटों और बहुओं के साथ नीलम जी और रमेश जी रहा करते थे। जहां एक तरफ बड़े बेटे की शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे की शादी को भी 3 ही साल हुए हैं। बड़ी बहू महिमा स्वभाव से बड़ी ही वाचाल और कड़क है, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू राधिका एकदम सौम्य स्वभाव की है। घर में सबकी शॉपिंग चल रही है क्योंकि नितिन और रौनक की बुआ जी की यहाँ शादी है। बस कुछ ही दिन बाद जाना है सबको। महिमा बहू, तूने अपने बच्चों के लिए और नीरज नितिन के लिए कपड़े ले लिए ना? कहीं कोई शॉपिंग बाकी तो नहीं रह गई, फिर पिछली बार की तरह आखिरी टाइम पर कोई दिक्कत आ जाए। कपड़े कहाँ से लेंगे मम्मी जी, हमारा तो बजट ही इतना टाइट है। इनसे कई बार बोल चुकी हूँ पैसे दो, लेकिन ये देते ही नहीं। थोड़े बहुत पैसे आप ही दे दो, जिससे कम से कम अपने लिए नहीं तो मैं अपने बच्चों के लिए तो कपड़े ले आऊं। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए रखे हैं, मैं कल वो तुम्हें दे दूंगी। तुम जाकर अपने लिए और बच्चों के लिए शॉपिंग कराना। राधिका बहू, तुम्हारी शॉपिंग का क्या हुआ, साड़ी ले ली? हाँ मम्मी जी, हमारा सब कुछ रेडी है। मुझे नई साड़ी नहीं लेनी थी क्योंकि अभी पिछले साल छोटी बुआ जी की शादी में जो साड़ी पहनी थी वो अभी मैंने एक ही बार पहनी है, तो मैं उसे ही दोबारा पहन लूंगी। अरे जब हमारे देवर जी और तुम्हारे पति देव इतना कमाते हैं तो तुम वही साड़ी दोबारा क्यों पहन रही हो राधिका? नई साड़ी क्यों नहीं लेना चाहती? नहीं दीदी, अभी नई साड़ी की जरूरत महसूस नहीं हो रही इसलिए। जरूरत? अरे बात जरूरत की नहीं है राधिका, तुम ये क्यों नहीं मान लेती हो कि तुम एक नंबर की कंजूस हो? इतना कहकर महिमा वहां से चली जाती है। शाम को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब नीलम नितिन को अपने पास बुलाती है। नितिन बेटा, जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। हाँ जी मम्मी, बताइए। नितिन बेटा, महिमा बहू कह रही थी तुमने उसको पैसे नहीं दिए। अगर कुछ पैसे तुम्हारे पास पड़े हो तो कुछ तुम दे दो, कुछ पैसे मैं दे देती हूँ। ये क्या कह रही हो मम्मी? अब से महिमा ने ये कहा कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अरे धीरे बोलना बेटा, मैं घर में कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती हूँ। अरे मम्मी, मैं उसे पूरे 25,000 दे चुका हूँ, लेकिन इसकी शॉपिंग है कि खत्म ही नहीं हो रही। बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, मैं कल इस बारे में महिमा बहू से बात करती हूँ कि उसने ऐसा क्यों बोला। नीलम जी सुबह के नाश्ते के बाद महिमा को अपने कमरे में बुलाती है। हाँ जी मम्मी जी, आपने मुझे याद किया? हाँ महिमा बहू, वो मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए पैसे देना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। वाओ मम्मी, लव यू सो मच। कितने रुपए देने वाली हैं वैसे? बेटा तुझे कितने पैसे की जरूरत है ये बता। मम्मी जी, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हैं। अरे औरतों से कभी उनकी शॉपिंग के लिए पैसे पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप मुझे जितने देगी उतने में मैं काम चला लूंगी। अच्छा, लेकिन कल मैंने जब नितिन से बात की तो नितिन का कहना था कि वो ऑलरेडी तुम्हें 25,000 दे चुका है। ये सुनते ही महिमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैं अपना ब्रह्मास्त्र चलाती हूँ। हमेशा की तरह महिमा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने आपसे ये कब कहा कि उन्होंने पैसे नहीं दिए? मैंने आपसे ये कहा था कि मेरी शॉपिंग पूरी नहीं हुई, तो क्या वहां जाने के लिए सिर्फ एक ही साड़ी लूंगी? अरे आपने देखा नहीं है क्या? वहां पर 5-5 फंक्शन है, हल्दी है, मेहंदी है, संगीत है, कॉकटेल पार्टी है, शादी है।
आपको देने हो तो दो, वरना फिर आप रहने दो। लेकिन मैं ये झूठा ब्लेम सहन नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपने पति के साथ किस तरीके से निभाया है ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी भी इस चीज का क्रेडिट नहीं दिया। रहने दीजिए, आप अपना पैसा अपने पास ही रखिए। नीलम बहू, तुम हमेशा हर बात को गलत तरीके से क्यों लेती हो? तुम्हें पहले भी कितनी बार समझाया है कि तुम्हारे पति की इनकम को तुम्हें ही संभालना है। ये तुम ही निश्चित कर सकती हो कि तुम्हें किस तरीके से अपना घर चलाना है और कितना सेविंग करना है। नीलम जी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उनकी बहू उनके बेटे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन वो पता नहीं क्यों सही समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने मुरली वाले पर पूरा भरोसा था। मेरे कान्हा जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप प्लीज मेरे बेटे नितिन के जीवन में खुशियां भर दो ना। मेरा बेटा दिन रात अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, लेकिन कभी भी उसे वो खुशियां नहीं मिलती जो उसे असल में मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल कहता है कि एक दिन जरूर मेरे बेटे के दिन फिरेंगे और मेरी बहू को उसकी कदर समझ में आएगी। सब लोग बुआ जी के यहाँ शादी में पहुंचते हैं। सब अच्छे से तैयार होते हैं और आराम से पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी महिमा को वहां अपनी विमला मौसी दिखाई देती है। अरे विमला मौसी, आप यहाँ अचानक? महिमा बेटा, तू यहाँ कैसे? अरे ये मेरी बुआ सास के बेटे की शादी है, तो हम यहाँ भात भरने आए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है महिमा। और मौसी, आप यहाँ कैसे आई हैं? बेटा, ये मेरे पुराने पड़ोसी थे, फिर कुछ सालों बाद यहाँ आकर बस गए। लेकिन हमारे रिश्ते आज भी इतने अच्छे हैं, तो शादी में हमारा आना बनता ही था, क्योंकि ये लोग भी हमारे सारे बच्चों की शादी में आए थे। अरे वाह मौसी। बेटा घर चल। नहीं मौसी, फिर कभी आऊंगी। अरे अब ऐसा मौका फिर कब मिलेगा जो तेरा आना होगा? अभी तो मेरे शहर में आकर लौटी जा रही है। तू मुझे अगर नहीं मिलती तो फिर बिना बताए ही घर निकल जाती। चल, आज मौका मिला है तो लगे हाथ घर भी चल। अच्छा, मैं नितिन जी से बात करके आपको बताती हूँ। महिमा दूर खड़े नितिन को पास बुलाती है। नितिन सुनो ना, विमला मौसी की फैमिली आई हुई है, वो घर चलने की जिद कर रही है। महिमा, तुम तो जानती हो ना, हम बुआ जी के यहाँ शादी में भात लेकर आए हैं। हम अभी शादी छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनसे कह दो हम अगली बार जरूर आएंगे। अरे तुम जानती भी हो मेरी मौसी कितने पैसे वाली है। अगर उन्होंने हमें बुलाया है तो ये हमारा सौभाग्य मानो, वरना इतने पैसे वाले लोग किसी को बुलाते भी नहीं है। और इतना कहकर महिमा जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। शादी में आए हुए सब लोग उसे देखने लगते हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए नितिन वही बात खत्म करने की कोशिश करता है। मौसी अपनी बड़ी सी गाड़ी में नितिन महिमा को उनके घर ले जाती है। देख रहे हो नितिन, मेरी मौसी के पास कितनी बड़ी गाड़ी है। मौसी, ये तो बड़ी महंगी आती होगी ना? अरे बेटा, कोई महंगी नहीं आती। गाड़ियां सब एक ही बराबर की बात होती है। ये तो तेरे मौसा जी को ही फालतू के पैसे खर्च करने का शौक है जो ये गाड़ी ले आए, वरना चलती तो सारी गाड़ियां 4 पहियों पर है। जब मेरे मौसा जी के पास पैसा है तभी तो उन्होंने खर्च किया, वरना ये कैसे करते? अब हमारे पास तो आज तक वैगन आ रही वही खटारा सी गाड़ी है जिसमें हम पिछले 3-4 सालों से चल रहे हैं। मैं तो कह कहकर थक गई कि अच्छी सी एसयूवी ले लो, लेकिन क्या मजाल, इन्होंने मेरी एक बार भी सुनी। वैसे भी आपके आगे तो हम कुछ भी नहीं है मौसी। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर नितिन शर्म के मारे पानी पानी हुआ जा रहा था। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। जो जब जैसा है अच्छा ही है। देखो, जब हमारी शादी हुई तेरे मौसा जी की एक छोटी सी दुकान ही थी, लेकिन आज देखो तो टाइम सबका आता है। नितिन को महिमा के मुंह से उसकी मौसी जी के सामने कही जा रही सारी बातें बड़ी बुरी लगती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और थोड़ी देर के लिए उनकी मौसी के यहाँ जाकर फिर लौट आता है। समय बीतता जाता है, लेकिन महिमा के स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। वो अपने पति को हर वक्त नीचे दिखाने में पीछे नहीं रहती। ऐसी ही एक बार की बात है, महिमा अपनी बालकनी में खड़ी होती है। अरे भाभी, कहाँ चली जा रही हो भागती हुई? कहीं नहीं महिमा, बस जरा यहीं पास तक डी-मार्ट से राशन का सामान लेने जा रहे हैं। सही है भाभी, आपकी तो मौज है, डी-मार्ट से अपनी पसंद की शॉपिंग करके लाती हो। एक यहाँ देखो, मेरे पति घर पर राशन लाकर पटक देते हैं, उसी से काम चलाना पड़ता है। जाओ जाओ, आराम से होकर आओ। घर की बालकनी से पड़ोसन राखी और जेठानी महिमा के बीच हो रही इस बातचीत को देवरानी राधिका भी सुन रही थी। भाभी, आप हमेशा भैया के लिए ऐसे क्यों बोलती हो? राधिका, तुम देवरानी हो और देवरानी की तरह रहना सीखो, वरना आज तुमने जुबान खोली है तो मैं उसका जवाब भी दे दूं। मेरा पति तुम्हारी पति की तरह महीने के 1.5 लाख रुपए नहीं कमाता जो तुम इतना ठाट बाट से रहती हो। अगर मेरी तरह की जिंदगी तुमने भी जी ली ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अभी तो तुमको बातें आ रही हैं, लेकिन कभी मेरी जगह खुद को रखकर देखो, तब तुमको एहसास होगा कि मेरा जीवन कितने कष्ट में बीत रहा है। ऐसी कोई बात नहीं भाभी, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है कि मेरे पति महीने के 1.5 लाख कमाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाती हूँ, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा कि आप हर समय भैया को नीचा दिखाए, क्योंकि पति की तौहीन मतलब एक औरत की खुद की तौहीन भी होती है।
और फिर आपके बच्चे बड़े हो रहे, वो भी अपने पिता को क्या इज्जत देंगे जब उनकी माँ ही उनको इज्जत नहीं दे रही। चलो चलो, अपना ही अखंड ज्ञान अपने पास रखो, मुझे इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं अगर कहती भी हूं तो कोई गलत नहीं कहती हूं। इतना कहकर महिमा वहां से अपना साड़ी का पल्लू झटकते हुए चली जाती है और राधिका उसका मुंह देखते रह जाती है, शायद इस उम्मीद के साथ कि एक दिन जरूर इनकी आंखों पर लगा पर्दा हटेगा। प्रभु जी, आप इनको सद्बुद्धि दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। एक दिन सोनू और पिंकी अचानक से रोते हुए घर आते हैं। दादी दादी, बिट्टू ने मुझे अपने बर्थडे में नहीं बुलाया। हाँ दादी, जबकि वो हमारे साथ रोज पार्क में खेलता है, उसने बाकी पूरी कॉलोनी के बच्चों को बुलाया। अच्छा ऐसी बात है, ये तो बड़ी बेकार बात है। मैं पूछूंगी बिट्टू की मम्मा से कि मेरे दोनों बच्चों को क्यों नहीं बुलाया। चलो अब रोना बंद कर दो। तभी राधिका सबके लिए चाय लेकर आती है और बच्चों के लिए दूध लेकर आती है। लो बच्चे, दूध पी लो और बिस्किट भी खा लो साथ में। मम्मी कब तक आएगी चाची? मम्मी आती होगी बेटा। कहाँ गई है महिमा बहू आज? भाभी ने एक और नई किटी डाली है, वहीं गए हैं। पता नहीं बहू को कब अकल आएगी। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी से रहे, बच्चों को थोड़ा टाइम दे। लेकिन नहीं। तभी महिमा अपनी बैग घुमाती हुई आती है। सोनू पिंकी अपनी माँ से जाकर लिपट जाते हैं और फिर रो रोकर पूरी बात बताने लगते हैं। तभी काम वाली शांता भी बर्तन साफ करने के लिए घर आती है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं पूछूंगी उनकी मम्मा से कि मेरे बच्चों को क्यों नहीं बुलाया। छोटा मुँह एक बड़ी बात बोली क्या मैडम, अगर आप बुरा न माने तो। हाँ शांता, बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं जानती हूँ इन दोनों बच्चों को बर्थडे पार्टी में बिट्टू के घर क्यों नहीं बुलाया। तुम जानती हो? हाँ क्यों नहीं, कुछ महीने पहले शिफ्ट हुए ना वो लोग। हाँ, वो जब मैं राखी मैडम के घर पर काम करने गई तो वो वाली मैडम जो बिट्टू की मम्मी है, वो उन्हीं के घर की कॉलोनी के 3-4 लोगों के साथ बैठी थी। सब मिलकर बातें कर रही थी कि अब बच्चों को नहीं बुलाएंगी क्योंकि अब आपका और उनका स्टैंडर्ड मेल नहीं खाता। ये सुनकर महिमा, राधिका और नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं नहीं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो। तुम्हारा काम बर्तन साफ करना है, वही जाकर करो। हम लोगों के मुंह लगने लायक नहीं है तुम्हारी औकात। अब तो नींद से जागो महिमा। राधिका नीलम जी को इशारा करके चुप करा देती है और महिमा भून भुनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं, तभी महिमा को पता चलता है कि उसके मामा जी अपनी कोठी का गृह प्रवेश करने वाले हैं। और कैसी है महिमा, बड़े दिनों से तूने फोन तक नहीं किया, कहाँ बिजी है बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ना आजकल सच में बहुत बिजी रहने लगी हूँ। अच्छा, तो कब निकलेगी अपने मामा जी के घर के लिए ये बता, फिर मैं भी सोच रही हूँ कि तेरे साथ की ही टिकट करा लेती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो मना कर रहे हैं, वो नहीं जा पाएंगे इतनी दूर ट्रेन में। अरे क्या कहानी बता रही हो मम्मी, मैं समझी नहीं। आखिर है क्या मामा जी के यहाँ? अरे तेरे पास फोन नहीं आया क्या अभी तक? नहीं तो, लेकिन किस बात के लिए जा रही हो मामा के यहाँ? अरे मामा जी ने कोठी ली है, उसका निमंत्रण है। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। चलो आप मुझे पता करके बताना कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। ठीक है बेटा। अगले दिन सुबह घर में चारों तरफ गहमा गहमी थी, सब अपने काम में लगे थे, लेकिन तभी अचानक से नितिन को अपने चेस्ट में पेन फील होता है। माँ, मुझे बड़ा अनईजी सा लग रहा है। क्या हुआ बेटा, बताओ। पता नहीं माँ। इतना कहते कहते नितिन वहीं सोफे पर पसर जाता है और घर के सब लोग उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। इनको मेंटली स्ट्रेस के चलते ऐसा हुआ है। ऐसा लग रहा है ये कई रातों से सोया नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर, ये बताइए। हमें इनकी छोटी सी सर्जरी करनी होगी, तब इनको जाकर कहीं आराम मिलेगा। तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट कीजिए डॉक्टर। आप पहले 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए। जी ठीक है। रौनक घर आकर सारी बात सबको बताता है। 5 लाख रुपए? हमारे पास तो 2 लाख भी नहीं है। हमें ना भाभी, आप चिंता न करो। आपकी नौकरी अच्छी है भैया, इसलिए आपके पास सेविंग्स है, वरना आपके भैया के पास तो कुछ भी नहीं है। ये आपका भ्रम है भाभी। मैंने पहले भी आपसे कहा था, मेरे पति की सैलरी कोई 1.25 लाख रुपए महीने नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए मिलते हैं। ये सुनकर महिमा दंग रह जाती है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत लकी फील कराता हूँ कि मुझे राधिका जैसी पत्नी मिली है, जो मुझे खर्चे से पहले बचत की सलाह देती है और बताती है कि किस तरह अपने को समाज में अपनी जगह बनानी है। यही बात अभी तक मैं तुझे समझाती रही बेटा। आज तेरी ये हालत तेरी खुद की बनाई हुई है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। चलो मम्मी, मैं निकलता हूँ, भैया की सर्जरी बस शुरू होनी है। तभी महिमा के फोन की घंटी बजती है और उधर से मम्मी कहती है,
बेटा विमला मौसी से पता किया तो पता चला मामा ने तुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनका कहना है कि महिमा हर वक्त अपनी गरीबी का रोना रोती रहती है, जिससे मेरे घर को नजर लग जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं सब समझ चुकी हूँ, अभी फोन रखती हूँ। महिमा के कदम हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चले थे और साथ ही साथ उस हर गलती को भी कुचल रहे थे जो उससे आज तक हुई थी। एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? बोल दिया ना कि तेरी शादी उस लड़की से नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। अभी तक तो ये बात मैंने सिर्फ अपने तक रखी है। अगर तेरे पापा जी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो वो तेरा क्या हाल करेंगे तो अच्छे से जानता है। लेकिन माँ, लव मैरिज करने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? जब मैं और रक्षिता एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आपको उससे मेरी शादी करवाने में क्या दिक्कत है? अच्छी लड़की है, अच्छा घर बार है, उसके बाद भी आप उससे मेरी शादी करवाने के लिए मना कर रहे हो। शादी? किसकी शादी की बात हो रही है यहाँ? मेरी शादी की पापा। अरे चुप कर तू। अरे कब तक चुप रहूंगा मम्मी? बचपन से आज तक हर बात मानी है मैंने आप दोनों की, पर अब और नहीं। अरे चड्डी तक आज तक आप लोगों की पसंद की पहनी है, कम से कम शादी तो मुझे अपनी मर्जी से कर लेने दो। क्या कहा तूने? एक बार जरा फिर से तो बोलना। मैं रक्षिता से प्यार करता हूँ पापा, और शादी भी उसी से ही करूंगा। बस यही मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, तो तुझे लगता है तूने अपना आखिरी फैसला ले लिया और हमने उस फैसले को मान लिया? चल ठीक है, तुझे उस लड़की से शादी करनी है तो कर ले, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अपनी जायदाद में से एक सूखा टुकड़ा नहीं दूंगा तुझे। अपने बलबूते पर कर लियो शादी। और हाँ, ये तो बिल्कुल मत सोचना कि शादी करने के बाद घर वाले माफ़ कर देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे भगवान, लगता है भैया ने पापा को रक्षिता के बारे में बता दिया। वैसे मुझे लगा तो नहीं था कि पापा ये सब जानकर इतने भड़क जाएंगे। मैं तो सोच रही थी कि भैया के लिए तो मान ही जाएंगे। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। जब भैया का लव मैरिज के लिए ये हाल है तो अगर पापा और मम्मी को मेरे और चेतन के बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे। प्लीज बचा लेना भगवान। वंदना जैसे ही हॉल में आती है तो राजवीर अमित पर चिल्लाना बंद कर देता है। मम्मी पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन कॉलेज से सीधा घर वापस आना, कहीं इधर उधर घूमने मत निकल जाना। वैसे भी आजकल बच्चे हाथ से बहुत निकल रहे हैं। नहीं पापा, मैं टाइम से घर पर आ जाऊंगी। वंदना अपने कॉलेज जाती है। जाते ही सबसे पहले चेतन से बात करती है। यार, आज तो घर में मैंने जो कलेश देखा है ना, उसके बाद तो मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। जब वो अमित भैया की लव मैरिज करवाने के लिए नहीं मान रहे तो हमारी लव मैरिज के लिए कैसे मानेंगे? तुम चिंता मत करो वंदना, शुरू शुरू में सबके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स भी एक न एक दिन मान ही जाएंगे, और एक बार तुम्हारे अमित भैया की लव मैरिज हो जाएगी ना तो हमारी लव मैरिज के लिए तो फिर आसानी हो जाएगी। जैसा तुम कह रहे हो ना, अगर वैसा ही हो तो अच्छा है, वरना अगर उन्होंने मेरी शादी तुमसे नहीं कराई तो मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम ये सब टेंशन छोड़ दो, चलो क्लास चलते हैं। वैसे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और आज शाम को तुम और मैं कुछ खाने चलेंगे। यहाँ पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सुना है खाना बहुत अच्छा है वहाँ का। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा देर रेस्टोरेंट में नहीं रुकूंगी। पापा ने पहले ही बोला है कि शाम को टाइम पर घर आना। आज वो वैसे ही इतनी गुस्से में है, अगर मैं घर लेट पहुंची ना तो मेरी भी क्लास लगा देंगी। अरे डोंट वरी, हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे। चेतन कॉलेज के बाद वंदना को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में विंडो वाली सीट पर बैठे थे और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी दिन उसकी मम्मी को वहां से गुजरना था। अरे ओ भैया, बाइक ठीक से चलानी नहीं आती क्या? दिख नहीं रहा मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम जैसे लोगों को लाइसेंस देता कौन है? जाओ यहाँ से। बाइक वाले को खरी खोटी सुनाकर सुमित्रा देवी रोड क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अचानक वहीं पर चला जाता है जिस विंडो पर वंदना चेतन के साथ बैठी थी। अरे बाप रे, हे भगवान, ये तो वंदना है, लेकिन ये इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है? इसके साथ इसके बाकी दोस्त भी नहीं है। इसका मतलब ये पक्का इसका बॉयफ्रेंड है। जब इसका भाई गर्लफ्रेंड बनाने में पीछे नहीं रहा तो ये बॉयफ्रेंड बनाने में पीछे क्यों रहेगी? अभी पकड़ती हूँ इसे।
सुमित्रा देवी रेस्टोरेंट में दबे पांव जाती है और वंदना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपनी मम्मी को अपने सामने देखकर वंदना की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मम्मी आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लगता है मुझे यहाँ पर देखकर तुझे सांप सूंघ गया है। एक बार जरा तू मेरे साथ घर चल, तेरे सारे भूत आज मैं उतारती हूँ। तुम दोनों भाई बहन ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। नहीं नहीं मम्मी, आप जैसे सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या नाम है इसका? चेतन। हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। मैं क्या तुझे पागल लगती हूँ? यहाँ तू इस लड़के का हाथ पकड़कर बैठी हुई है और मुझे कह रही है तेरा दोस्त है। अपना बैग उठा और चुपचाप मेरे साथ घर चल, वरना यहीं पर तुझे पीटना शुरू कर दूंगी। बाकी तू अच्छी तरह जानती कि मैं तेरा क्या हाल करूंगी। लेकिन आंटी, आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ। अरे चुप कर। तुझे क्या लगता है जब मैं अपनी बेटी की बात नहीं सुन रही तो मैं तेरी बात सुनूंगी? अगर मुझे आज के बाद तू इसके आसपास भी दिखाई दिया ना तो मार मार के तेरा वो हाल करूंगी कि आईने में खुद को पहचान नहीं पाएगा। अरे मम्मी, यहाँ पर ये सब क्या बोल रही हो आप? आप घर चलो प्लीज, और तुम भी घर जाओ। सुमित्रा बहुत ही गुस्से में वंदना को घर लेकर आती है। अगर आज मेरा उस रास्ते से जाना नहीं होता तो मुझे तो तेरी इन करतूतों के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। जब तुझे पता है कि हमारे घर में ये सब चीज अलाउड नहीं है, हमने तुम्हें बचपन से यही कहा है ना कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन ये लव मैरिज वाला सीन हमें नहीं चाहिए। उसके बाद भी ये सब? आने दे तेरे पापा को, अब तो वही बताएंगे तुझे। मम्मी प्लीज़, पापा को कुछ मत बताना, वरना वो मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा देंगे। मैं अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहती। और सच में चेतन बहुत अच्छा लड़का है। आप एक बार उससे बात करके देखिए ना, आपको वो पसंद आएगा। अभी भी तू मेरे सामने खड़ी होकर उसकी तरफदारी कर रही है? उन दोनों की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंदर अपने कमरे में बैठी वंदना की चाची कीर्ति बाहर आती है। अरे क्या हो गया भाई? आप दोनों इस तरह तेज तेज आवाज़ में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ बताने लायक हो तो बताओ ना। तुझे जो कारनामे इसके भाई ने किए थे वो इसने भी कर दिए। आज तो बेटा मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। तेरे पापा को भले ही मैं इस बारे में कुछ ना बताऊं, लेकिन आज से तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। हमने तुझे घर से बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, ये सब करने के लिए नहीं। अब जब तुझे यही सब करना है तो तेरा पढ़ने लिखने का भला क्या फायदा? इसलिए आज से तू घर में ही बैठ। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है जो आप ऐसे मेरी पढ़ाई छुड़वा रहे हो। चाची आप मम्मी को समझाइए ना। शांत हो जाओ वंदना, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं दीदी से बात करती हूँ। अभी वो गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। जाओ कमरे में। कीर्ति वंदना को उसके कमरे में भेज देती है। दीदी आप क्यों वंदना पर इतना गुस्सा कर रही हैं? बच्चे हैं, उनसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। आप तो जानती हो ना, ये उम्र ही ऐसी होती है। लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से आप वंदना की पढ़ाई तो मत बंद करवाओ, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। लेकिन कीर्ति, अगर इसने बाहर जाकर फिर कुछ ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी? देखिए दीदी, इतना भरोसा तो मुझे हमारी वंदना पर है कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार पर कोई आँच आए। आप उस पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात मानकर एक बार और उस पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन अगर उसने फिर से कुछ ऐसा किया तो इस बार उसे माफ़ नहीं करूँगी। सुमित्रा इस बार तो वंदना को माफ़ करके उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे देती है। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक भी चलता है। तभी एक दिन, देखो मैं सच में नहीं जानती कि मम्मी पापा हमारी शादी के लिए कैसे मानेंगे। वो तो अच्छा है कि पिछली बार मम्मी जैसे तैसे करके मुझे कॉलेज भेजने के लिए मान गई, वरना पता नहीं मैं तुमसे मिल भी कैसे पाती। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो लग रहा था ये सुधर गई है, लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। अब इसको सुधारने के लिए मुझे कुछ और ही करना होगा। सुमित्रा सीधी अपने पति के पास जाती है। सुनिए जी, वंदना की पढ़ाई पूरी होने वाली है। मैं तो चाहती हूँ जैसे ही उसका कॉलेज पूरा हो वैसे ही हम उसकी शादी कर दें। बस आप उसके लिए अब रिश्ता ढूंढ दो। अरे भाई, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? एक ही दिन में वंदना के लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढूं? बस आप मेरी इतनी बात समझ लो, कल में ना हमें पछताना ना पड़े, इसीलिए जितनी जल्दी हो अपनी बेटी को विदा कर दो। अच्छा, ठीक है भाग्यवान। वैसे मंगतराम बता रहा था वंदना के लिए एक रिश्ता, उसी से बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप उनसे बात करो और कल के कल उन्हें घर पर बुलाओ।
वंदना को तो इस बारे में कुछ भनक ही नहीं थी कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आती है। ये ले बेटा, ये नया सूट है, इसे पहनकर तैयार हो जा, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रही हो मम्मी? लड़के वाले? लेकिन आपने मुझसे मेरी मर्जी तो पूछी ही नहीं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ चेतन से करूंगी। मैंने तुझे जितना बोला है उतना कर, किसी बात के लिए बहस नहीं करनी मुझे तुझसे। सुमित्रा वंदना को जबरदस्ती तैयार करके लड़के वालों के सामने बिठा देती है। लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन इसके चेहरे पर हमें कोई खुशी नजर नहीं आ रही। कहीं आप जबरदस्ती तो हमारे बेटे के साथ इसकी शादी नहीं करवा रहे? अजी नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ना बस थोड़ी शर्मीली है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा, तब तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुमित्रा और राजवीर लड़के के बारे में बिना कुछ ज्यादा जाने वंदना का रिश्ता उसके साथ तय कर देते हैं। वंदना को तो अब भी कुछ समझ में नहीं आता। वो रोते हुए अपनी चाची के पास जाती है। चाची प्लीज आप मेरी मदद करो, अब आप भी मेरे लिए कुछ कर सकती हो, वरना मेरी मम्मी मेरी शादी इस लड़की से करवा देगी। मैं सिर्फ और सिर्फ चेतन से शादी करना चाहती हूँ, उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगी। रो मत वंदना, रो मत। चल बच्चा, मैं तुम्हारी हालत समझ रही हूँ, लेकिन दीदी और तुम्हारे पापा इतनी आसानी से चेतन से तुम्हारी शादी करवाने के लिए नहीं मानेंगे। इसके लिए हमें तुरंत ही कुछ करना तो पड़ेगा। वैसे सच बताऊं तो जो लड़का तुम्हें देखने आया था उसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना सीधा वो सबके सामने बन रहा था, उतना सीधा मुझे लगा नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चाची तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। थैंक यू चाची, इस घर में काफी हो जो मुझे समझती हो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। कीर्ति किसी के पास कॉल करती है और घर से निकल जाती है। वो पास के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद एक मॉडर्न लड़की उसके पास आकर बैठती है। सुनो तेजस्वी, ये वो लड़का है और ये इसका नंबर है। अब तुम्हें उससे कांटेक्ट कैसे करना है ये तुम देख लेना, बाकी तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो। आप टेंशन मत लो, आपका काम हो जाएगा। कीर्ति उस लड़की को सब कुछ अच्छी तरह समझाकर घर आती है। वो लड़की पहले धीरे धीरे वंदना को देखने आए उस लड़के प्रदीप को अपना ऑनलाइन फ्रेंड बनाती है और फिर उससे बातचीत करना शुरू करती है। बेबी, हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। अब बहुत हो गया बेबी, मुझे आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है बेबी, इतनी परेशान क्यों होती हो? तुम आज शाम को 4 बजे वेस्टर्न कैफ़े आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। ओके देन, बाय। तेजस्वी अच्छी तरह तैयार होकर प्रदीप से मिलने के लिए वेस्टर्न कैफ़े जाती है। वो कीर्ति को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। चलो इन मोमेंट्स को ज़रा कैप्चर कर लेते हैं, अच्छे से पिक क्लिक करो ना। तेजस्वी प्रदीप के साथ खूब सारी पिक्स क्लिक करके उसे अपनी स्टोरी पर अपलोड कर देती है। प्रदीप के जाने के बाद वो कीर्ति के पास फ़ोन करती है। आपका काम हो गया, अब ज़रा मेरी स्टोरी घर में सबको दिखा दो। कीर्ति अपना फ़ोन हाथ में पकड़े चिल्लाते हुए हॉल में जाती है जहाँ सब बैठे थे। हे भगवान, अच्छा हुआ जो ये लड़की मेरी दोस्त है, वरना तो हमें इसके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों इस तरह चिल्ला रही हो? किसने तुम्हें धोखा दे दिया? मुझे नहीं दीदी, हमें। ये देखिए, यही वो लड़का है ना जो वंदना को देखने आया था। ये मेरी फ्रेंड है तेजस्वी, और इसने बताया कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड है। इसकी ये सारी तस्वीरें भी ना आज शाम की है। इसका मतलब यही है कि अगर इसकी शादी हमारी वंदना से हो गई तो ये उसे पूरी जिंदगी धोखा देगा। हे भगवान, मुझे तो लगता है ये धोखाधड़ी सिर्फ लव मैरिज में होती है, लेकिन यहाँ तो घर वालों के रिश्ता पक्का करने के बाद भी ऐसी धोखाधड़ी हो रही है। भरोसा करे तो किस पर करे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी, आपने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। लेकिन अंत में क्या हुआ आपने देखा ना। देखिए, अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ चेतन से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। फिर उस लड़के का नाम?
अरे एक रिश्ता खराब निकला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बाकी सभी लोग भी खराब है। मैं तेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, लेकिन तेरी शादी उस लड़के से कभी नहीं कराऊंगी। माफ़ करना दीदी, लेकिन क्या आप उस लड़के से मिली हो? क्या आपने एक बार भी उसके घर वालों से बात की? अरे नहीं की। मैं भला उसके घर वालों से क्यों बात करूंगी? जब हमारे घर में इस लव मैरिज का चलन ही नहीं है तो उन लोगों से बात करके मेरा क्या फ़ायदा? वैसे भी ये लव मैरिज के चोचले 4 दिन के होते हैं, उसके बाद इनके तलाक हो जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो मेरा और सुनील जी का तलाक तो कब का हो चुका होता। हमारी भी तो लव मैरिज है ना, लेकिन देखिए कितने अच्छे से निभ रही है। तुम्हारी बात अलग है कीर्ति, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ ये भी तो आपको तभी पता चला ना जब आप लोग मुझसे मिलने आए। और आप तो जानती हो मुझसे मिलने भी आप लोग कितनी मुश्किल से आए थे। आप लोग तो मुझसे मिलने, मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं थे, लेकिन जब मिले तो विचार बदल गए ना। क्या पता ऐसे ही चेतन से मिलने के बाद आपके विचार बदल जाए। दीदी, क्या आपको अपनी परवरिश पर इतना भी भरोसा नहीं कि अगर आपकी वंदना किसी को शादी के लिए पसंद करेगी तो उस लड़के में कुछ तो ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से वो उसे पसंद आया होगा। इसीलिए वो उसे आपसे मिलवाना चाहती है, क्योंकि जब आप उससे मिलोगे तभी शायद उसे समझ पाओगी। वैसे भी जब वो आपकी बेटी से शादी करने को तैयार है तो इसका मतलब वो धोखेबाज तो नहीं है। और धोखे की गारंटी तो अरेंज मैरिज में भी कैसी है आपने देख लिया ना। हाँ मम्मी, बस एक बार आप चेतन को मिल लीजिए ना। अगर आपको वो पसंद आया तो ठीक है, वरना अगर आपको उसमें कोई भी कमी लगी तो मैं आपकी बात मान लूँगी। नहीं बेटा, कमी तुम दोनों के अंदर नहीं बल्कि हमारे अंदर थी, जो हमने अपनी पुरानी सोच की वजह से कभी अपने बच्चों की खुशी देखी ही नहीं। तुझे चेतन पसंद है ना, तो हम उससे ज़रूर मिलेंगे और तेरी शादी भी उसी से करवाएंगे। अगर कीर्ति ने ये सब ना किया होता, मुझे इस तरह ना समझाया होता, तो शायद ये बात मैं कभी समझ ही नहीं पाती। थैंक यू सो मच चाची। फाइनली कीर्ति का प्लान आखिरकार कामयाब हो ही जाता है और वो खूब धूमधाम से वंदना की शादी चेतन के साथ करवा देती है। और लगे हाथों वंदना के बड़े भाई की भी उसकी गर्लफ्रेंड रक्षिता के साथ लव मैरिज हो ही जाती है।